Good morning, student beta. My name is Gaurav. You are my faculty from Vidyamantra classes Delhi in collaboration with Saraswat International School वापी. बेटा बात करें लास्ट क्लास की तो बेटा हमारी प्रोबेबिलिटी चल रही थी. बेटा लास्ट क्लास से हम कंटिन्यू करते हैं. लास्ट क्लास बेटा ये कूपन वाला क्वेश्चन हमारा लास्ट था. चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. अगला हमसे क्वेश्चन बोल रहा है 18 हाउस इज ए टैग 1 to 18. मतलब टोटल 18 हाउस है बेटा, उनको हमने टैग दिया है 1 से लेकर 18 तक. ठीक है ना. हाउसेज आप समझते होंगे. हाउसेज मतलब एक होता है एक तरह से आप स्कूल में भी आप देखोगे तो स्कूल में आपके हाउसेज होते होंगे. ठीक है ना. हाँ, तो आगे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हाउस 1 इज 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हाउस 2 इज 1/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हाउस 3 S3 इज 1/8. ठीक है ना. आगे बेटा आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट वन हाउस आउट ऑफ फर्स्ट थ्री, find probability that one house out of first three is win. बेटा बड़ा इजी क्वेश्चन है. बहुत देखो बेटा, सिंपल सी बात यह है, आपसे बोला गया है कि बताओ इन तीन हाउसेस की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि इन तीनों में से कोई एक जीत जाए. इसका मतलब बेटा या फिर तो ए जीत जाए, या फिर बी जीत जाए, या फिर सी जीत जाए. और हमने कहा था कभी भी अगर ऐसा हो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, यूनियन लेना है बेटा. H1 यूनियन H2 यूनियन S3. तो अच्छा ये सॉल्व कैसे करूंगा बेटा. अगर हम बात देखें तो तीनों हाउस की जीतने की प्रोबेबिलिटी बेटा इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे से लिंक नहीं है. क्लियर. और अगर आपको याद हो तो इंडिपेंडेंट के जो हमने आपको नोट्स बताए थे उनमें इंडिपेंडेंट का होने का मतलब क्या था कि अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है पी ए इंटू पी बी. याद है सभी को, इंटू पीबी. और बेटा मैंने कहा था कि अगर इंडिपेंडेंट में इसकी जगह यूनियन आता है तो यूनियन बेटा हमारे पास एज ए एडिशन ट्रीट होता है. क्या सभी को याद आया, नहीं आया. इसका मतलब पी ए प्लस पीबी. और ये भी मेरा इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि तीनों हाउस की जीतने के लिए आपस में कोई लिंक नहीं है. तो मैं बोलूंगा P ऑफ H1 यूनियन H2 यूनियन S3 इज इक्वल टू P ऑफ H1 प्लस P ऑफ H2 प्लस P ऑफ S3. दैट इज 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/8. इज इट क्लियर टू ऑल. चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. अगला क्वेश्चन बेटा ये वाला नहीं है, ये वाला ये. फ्रॉम urn containing 6 ball, 30 white, sorry, 3 white, 3 black, 3 white, 3 black. A person select number of ball. A person select number of ball. They are all different way of drawing. They are all different way of number of balls. All the different way of a even ball container. बेटा ये आपकी 3 इवन 3 ऑड लिखा हुआ है, इसको थोड़ा इम्प्रूव कर लेते हैं. 3 इवन 3 ऑड. ठीक है, मतलब ऑड की आप बॉल, आपको बॉल की नंबरिंग दे रखी है 1 2 3 4 5 6. ठीक है ना. फ्रॉम द अर्न कंटेनिंग 6 बॉल, बॉल के आगे लिख देना B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B6 तक. ठीक है ना. मतलब 3 इवन 3 ऑड. ठीक है ना. अब आगे बोल रहा है ऑल डिफरेंट वे ऑफ ड्रॉइंग 3 इवन बॉल आर कंसिस्टिंग इक्विप्रोबेबल. ठीक है, इक्विप्रोबेबल हमने पढ़ाई था पहले भी. इक्विप्रोबेबल मतलब इनकी निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्विप्रोबेबल है मतलब बराबर है. ठीक है. द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी सेम नंबर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट बॉल अमंग देम. प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो हम बॉल निकाल रहे हैं ये फिर से व्हाइट बॉल, इवन बॉल, एक मैट. फिर से बेटा क्वेश्चन की वापस बात कर लेते हैं. क्वेश्चन बेटा सिंपल सी ये बात ये बोल रहा है कि आपके पास 6 बॉल हैं, आपको इवन बॉल ड्रॉ करनी है. मतलब आप 2 बॉल ड्रॉ कर सकते हैं, आप 4 बॉल ड्रॉ कर सकते हैं, आप 6 बॉल ड्रॉ कर सकते हैं. क्लियर हुआ नहीं हुआ. अब एग्जामिनर आपसे बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जब मैं बॉल ड्रॉ करूं तो इक्वल नंबर की मेरी ब्लैक और इक्वल नंबर की मेरी व्हाइट है. जैसे कि अगर आपने 2 बॉल ड्रॉ की हैं, ठीक है ना, अगर आपने 2 बॉल को ड्रॉ किया है, ठीक है ना, तो 2 बॉल में एक व्हाइट आनी चाहिए, एक ब्लैक आनी चाहिए. क्लियर हुआ नहीं हुआ. अगर आपने 4 बॉल को ड्रॉ किया है
तो बेटा मेरे पास क्या बोलते हैं, हाँ, अगर आपने 4 बॉल को ड्रॉ किया है तो 2 ब्लैक आनी चाहिए, 2 व्हाइट आनी चाहिए। अगर आपने 6 बॉल को ड्रॉ किया है तो बेटा मेरे पास 3 ब्लैक आनी चाहिए और बेटा मेरे पास 3 व्हाइट आनी चाहिए। बेटा देखिए क्वेश्चन में एग्जामिनर बोल रहा है कि या फिर तो वो 2 बॉल उठाएगा, या फिर वो 4 बॉल उठाएगा, या फिर वो 6 बॉल उठाएगा। अगर बेटा वो 2 बॉल उठाता है तो मेरी बात टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब सैंपल स्पेस कितना होगा, 6c2। ठीक है, और बेटा आगे मुझसे बोल रहा है कि मेरे पास दोनों बराबर बराबर होनी चाहिए, मतलब 3 मेरे पास टोटल 6 बॉल है, 3 मेरे पास ब्लैक है और बेटा 3 मेरे पास क्या है, व्हाइट है। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा उसको 2 बॉल चुनना है, एक ब्लैक एक व्हाइट, तो पॉसिबिलिटी कैसे चुनेंगे बेटा, 3c1 मतलब एक 3 ब्लैक में से एक ब्लैक और 3c1 इंटू 3c1 मतलब 3 व्हाइट में से एक व्हाइट अपॉन में 6c2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला क्या होगा बेटा, अगर वो 2 बॉल चुनता है तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा बेटा, 6c4 और ऊपर क्या आएगा बेटा, ऊपर आएगा 3c2 इंटू 3c2, ये तो व्हाइट, एक व्हाइट के लिए एक ब्लैक के लिए। और अगला केस क्या होगा बेटा, वो 6 की 6 बॉल चुन लेगा बेटा, 6c6 ऊपर क्या आएगा 3c3 इंटू 3c3। इज इट क्लियर टू ऑल? बट बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, इसको करने के बाद बेटा आपको पूरे फंक्शन का 1/3 से डिवाइड करना पड़ेगा। सर ये क्यों करना पड़ेगा बेटा, अभी मैंने आपसे बोला था कि इन तीनों को चुनने की उसके पास प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर है। मतलब ये तो मैंने बताया था, देखो जब ये उठाएगा ये उठाएगा ये उठाएगा, ठीक है ना, इवन बॉल उठाएगा, बट एग्जामिनर ने यहाँ पे इन पे भी कंडीशन इक्विप्रेबल डाल दी है कि भैया वो इन तीनों में से कौन सी उठाएगा उसकी भी पॉसिबिलिटी है, इसकी उठाने की 1/3, इसकी उठाने की 1/3 और इसकी उठाने की 1/3। तो आप नॉर्मली लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1/3 इंटू दिस, यही तो करते 1/3 इंटू दिस, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। फिर करते 1/3 इंटू दिस, क्लियर हुआ नहीं हुआ? और फिर करते बेटा 1/3 इंटू दिस, तो 1/3 मेरा क्या आ गया, कॉमन आ गया, जो कि मैंने बाहर लिख दिया। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है Sallu brought 2 cages of bird. First cage have 5 parrot, 1 owl, and second cage have 6 पैरेट। मतलब सल्लू भाई साहब में वो 2 केज लेके आए, एक केज में तो 5 पैरेट है और एक आउल है, और दूसरे केज में बेटा मेरे पास 6 पैरेट है। ठीक है ना, वन डे, इसको लिख लेना वन डे, इधर आके, हाँ, वन डे सल्लू फॉरगेट टू क्लोज बोथ द केजेस। ठीक है ना, एक दिन सल्लू भाई साहब उस केज को दरवाजा बंद करना भूल गए, दोनों केजों का। ठीक है ना, आफ्टर आफ्टर 2 आवर, आफ्टर 2, आफ्टर देन, उसके बाद क्या हुआ कि 2 बर्ड, आफ्टर देन 2 बर्ड्स फ्रॉम फर्स्ट केस आर फ्लाई टू सेकंड केस। ठीक है ना, कि उसके बाद क्या हुआ, जो फर्स्ट केस की 2 बर्ड थी वो उड़ के चली गई सेकंड केस के अंदर। ठीक है ना, एंड आफ्टर देन सम टाइम, और कुछ देर के बाद 2 बर्ड्स फ्रॉम सेकंड केस फ्लाई बैक टू सेकंड केस टू फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट केस। मतलब पहले तो क्या हुआ कि भैया मेरी केज 1 से 2 बर्ड उड़ के केस 2 में चली गई, और कुछ देर बाद बेटा केस 2 से वापस 2 बर्ड उड़ के केस 1 में आ गई। ठीक है, तो आपसे एग्जामिनर बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट काउ, जो काउल था वो अभी भी मेरे फर्स्ट केज में है, जो काउल था वो अभी भी मेरे फर्स्ट केज में है। हाँ बेटा देखिए एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि भैया मेरा जो पैरेट है वो मुझे फर्स्ट केज में ही मिलना चाहिए। अब बेटा देखो यहाँ पे 2 संभावनाएं मेरे पास बनती हैं। पहली संभावना के जो उल्लू भाई साहब हैं आपके जो ऑल है, ठीक है, वो आपके उड़ के गए हैं और वापस उड़ के आ गए, पहली संभावना। दूसरी संभावना आउल भाई साहब उड़ के ही नहीं गए, और अगर उड़ के ही नहीं गए तो भैया यहीं पे बैठे मिलेंगे। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो हम दोनों संभावनाओं पे बात करेंगे। तो पहली संभावना क्या थी बेटा, कि जो आउल है वो मेरा उड़ के ही नहीं गया, तो उड़ के कौन गया होगा बेटा, उड़ के बेटा इन 5 पैरेट में से कोई एक पैरेट उड़ के गया होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मैं क्या बोलूंगा 5c2 अपॉन में क्या होगा बेटा, अपॉन में 6c2 होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की बात चल रही है। टोटल तो 6 है ना मेरे, टोटल मेरे क्या है 6 है, तो 6c2 इंटू में जब वापसी होगी, जब वापसी होगी तो मेरे पास इस केज के अंदर अब कितने पैरेट हो चुके हैं बेटा, इस केज में बेटा मेरे पास अब हो चुके हैं टोटल 8 पैरेट, और 8 में से मुझे कोई 2 चाहिए। तो वापसी में क्या होगा 8c2 अपॉन 8c2,
क्योंकि टोटल 8 से 2 है। तो ध्यान से देखो दोनों मेरे सीधे सीधे कटे गए, 1 हो गया, ठीक है। प्लस में सेकंड केस कौन सा होगा कि जब उल्लू महोदय उड़ के गए, तो अगर उल्लू महोदय उड़ के गए हैं तो मैं क्या बोलूंगा, एक तोता गया एक उल्लू गया है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो 5 में से एक गए और एक उल्लू खुद चला गया है, तो मैं क्या बोलूंगा 5C1 इंटू 1C1 अपॉन 6C2, ठीक है ना। और जब वापसी हुई है तो उल्लू महोदय फिर से हमारे उड़ के आ गए, तो 1C1 तो होगा ही होगा क्योंकि जो गया था वो वापस आ गया। अब वहां पे पैरेट कितने बचे बेटा, टोटल 7 थे, एक पैरेट और चला गया, टोटल पैरेट कितने हो गए 7। तो मैं क्या बोलूंगा 7C1 अपॉन में क्या होगा 8C2। इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ जी बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा 16 प्लेयर S1 to S16 playing in a tournament, then and they are divided into 8 pair. Each pair a winner is decided on basic of the game played between the two player. Assume player of equal stand. The probability exactly one of the two player S1 and S2 among the 8 winner. क्वेश्चन नंबर एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाह रहा है, एक बार हम समझा देते हैं कि मेरे पास टोटल 16 प्लेयर है S1 से लेके S16 तक। आपने क्या किया, इनके 8-8 के पेयर बना दिए, हर एक पेयर में आपस में कॉम्पिटिशन हो रहा है, वो होता है ना कि एक दूसरे से मुकाबला, ठीक है। और बेटा उन 8 प्लेयर में से जो आपके 8 पेयर बने हैं, हर एक पेयर में से एक एक बंदा जीत के जाएगा, हर एक पेयर में से एक एक बंदा जीत के जाएगा, ठीक है ना। और सभी के जीतने की संभावना इक्विप्रेबल लिखा हुआ है, ठीक है ना। एज्यूम इक्वल स्टैंड, सभी का इक्वल स्टैंड है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि जो मेरे जीत के जाने वाली जो टीम है, ठीक है ना, जो मेरी जीत के जाने वाली जो टीम है उसमें प्रोबेबिलिटी बताओगे S1 और X2 के अंदर से, S1 और एग्जैक्टली वन, S1 और S2 में से एग्जैक्टली कोई एक ही बंदा होगा जो मेरा जीतने वाले जो 8 की जो टीम जाएगी ना उसमें इन दोनों में से एग्जैक्टली एक बंदा जीतने वाली 8 जो प्लेयर होंगे उनमें से एक होगा। बेटा देखिए एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि भैया इन दोनों में से, देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जिस पे कंडीशन दे रखी है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, जिस पे कंडीशन दे रखी है हम पहले ही उस पे बात कर लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं इन दोनों को ही पकड़ूंगा, ठीक है, और इन दोनों में से किसी एक को जीतने वाली टीम के अंदर, जीतने वाले ग्रुप में भेज दूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा सबसे पहले इन दोनों के लिए 2C1। इज इट क्लियर टू ऑल कि इन दोनों में से किसी एक का चुनाव, ठीक है। आगे किसी पे कोई कंडीशन है ही नहीं, तो बचे हुए लोग कितने 14, ठीक है ना। 14 में से कितने चुनने हैं बेटा 7, तो 14C7 अपन टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है बेटा हमारे पास 16C8। क्लियर टू? चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है इफ P ऑफ एक्स वाई वाई इज इक्वल टू 1/2, याद है ना एक्स वाई वाई क्या होता है, प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ी थी, P ऑफ एक्स वाई वाई इज इक्वल टू P ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन P ऑफ वाई, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है बेटा P ऑफ वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1/3। आगे बोल रहा है P ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 1/6। आगे पूछा हुआ है देन ए पूछा हुआ है P एक्स यूनियन वाई, बी पूछा हुआ है पी एक्स एंड पी वाई, सी पूछा हुआ है इस पी एक्स एंड पी वाई इज इंडिपेंडेंट, और बेटा डी पूछा हुआ है पी ऑफ एक्स बार इंटरसेक्शन वाई, पी ऑफ एक्स बार इंटरसेक्शन वाई। बेटा देखिए सबसे पहले हम पी एक्स और पी वाई निकाल लेते हैं, फिर यूनियन की बात कर लेंगे। पी एक्स कैसे निकलेगा बेटा, देखो हम जानते हैं पी एक्स अपॉन वाई कितना होता है, पी एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन पी ऑफ वाई, ठीक है। और बेटा ये मुझे कितना देखा है बेटा, ये मुझे देखा है बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू बेटा मुझे दे रखी है कितनी 1/6, और बेटा इसकी वैल्यू बेटा मुझे दे रखी है 1/2, तो आपका पी वाई निकल जाएगा। पी वाई कितना आ गया 1/6 अपॉन 1/2 दैट इज 1/3, ठीक है। और P ऑफ वाई ऑफ एक्स क्या होगा बेटा, P ऑफ वाई ऑफ एक्स होगा P ऑफ एक्स इंटरसेक्शन यू वाई अपॉन में P ऑफ एक्स। फिर से बेटा ये मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है, मेरा P एक्स निकल जाएगा कितना आएगा बेटा 1/2, मतलब ये मेरा हो गया, ठीक है। अब बात करूंगा यूनियन की, तो आपको याद होगा तो फॉर्मूला हमने लिखा था P यूनियन एक्स प्लस इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई माइनस में P इंटरसेक्शन वाई। क्या सभी को याद है कि नहीं है, ठीक है। तो वहां से क्या हो जाएगा बेटा P इंटरसेक्शन वाई, P यूनियन वाई, और आप P यूनियन वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई माइनस P इंटरसेक्शन वाई। इज इट क्लियर टू ऑल? ये मेरा पता है, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, मेरा यूनियन निकल जाएगा, ठीक है।
तो मेरा ए हो गया, मेरा बी हो गया। सी क्या बोल रहा है बेटा कि ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे कि नहीं होंगे। तो बेटा इंडिपेंडेंट मैंने कहा था कि आप पी एक्स और पी वाई को निकालोगे और पी इंटरसेक्शन, तो पी एक्स इंटरसेक्शन वाई को निकालोगे अगर दोनों बराबर आ रहे हैं। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं, जैसे मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, पी इंटरसेक्शन वाई कितना दे रखा है, 1/6 दे रखा है, ठीक है ना। और पी ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ वाई कितना दे रखा है बेटा, 1/2 इंटू 1/3 दैट इज 1/6 दे रखा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्या दोनों बराबर है, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर है इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ पी इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ वाई। इसका मतलब मेरा फंक्शन क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। तो मेरा सी बी हो गया। फाइंड क्या बोल रहा है बेटा, फाइंड एक्स बार इंटरसेक्शन वाई। तो ये तो और इजी है, इंडिपेंडेंट है तो मैं तो क्या बोल दूंगा, पी ऑफ पी एक्स बार इंटू पी वाई। पी एक्स बार कितना हो जाएगा बेटा, 1 माइनस पी एक्स, और पी एक्स कितना है बेटा 1/2, तो 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 दैट इज 1/6। इज इट क्लियर टू ऑल। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रखा है बेटा, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 4 dices d1 d2 d3 and d4 all are thrown together, probability that d4 shows a pairing number of d1 d2 d3। मतलब बेटा सिंपल सी बात ये बोलना चाह रहा है कि d4 एक ऐसा नंबर जो शो कर रहा है जो कि d1 d2 d3 में से किसी के साथ पेयरिंग कर रहा है, ठीक है ना। एक के साथ भी पेयरिंग कर सकता है, दो के साथ भी पेयरिंग कर सकता है और तीनों के साथ भी पेयरिंग कर सकता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मैं जो बनाऊं वो उसकी पेयरिंग की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी। बेटा देखिए हमसे बोल रहा है पेयरिंग मुझे शो करनी है, तो बेटा क्या क्या संभावना हो सकती है कि भैया जो D4 है, पहली बात तो वो किसी एक से पेयर बनाएगी मतलब दो सेम होंगे। दूसरा बेटा वो किसी दो से पेयर बनाएगी मतलब ये तीन सेम होंगे। और तीसरी कंडीशन वो चारों से पेयर बना दे, वो तीनों से पेयर बना देगी मतलब चारों की चारों सेम हो जाएंगे। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो सबसे पहला काम क्या होगा बेटा, देखिए सबसे पहला काम समझिएगा, मैं समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहला काम बेटा, सबसे पहले डी का सिलेक्शन करना कि डी के लिए मैं कौन सा डाइस चुनूंगा। तो 6C1 किसके लिए बेटा, डी के लिए, ठीक है। अब डी का डाइस चुन गया, डी का सिलेक्शन हो चुका है। अगला काम क्या होगा बेटा, मैंने कहा एक पहला केस हम करेंगे जब एक से पेयरिंग होगी, ठीक है ना। तो बेटा उसके बाद बचे हुए D2 D3 D4 में से किसी एक को चुनना जो मेरा D4 से पेयरिंग करे। D1 D2 D3 में से किसी एक को चुनना जो मेरा D4 से पेयरिंग करे। तो उसके लिए क्या हो जाएगा बेटा 3C1। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। जैसे ही आपने उसको चुन लिया, जैसे ही आपने उसको चुन लिया, ठीक है ना। अब उसके ऊपर फेस कौन सा आएगा बेटा, उसके लिए बेटा सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी होगी। सर प्रोबेबिलिटी क्यों, क्योंकि उसका फेस वही होना चाहिए जो मेरा D4 का फेस होना चाहिए, और D4 के फेस का चुनाव हो चुका है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, सेम टू सेम यही, दैट इज इनटू 1। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी चूजन हो चुका है, ठीक है। अब जो बाकी दो फेस बचे उनका फेस इन दोनों से इक्वल सेम नहीं होना चाहिए। तो बेटा इनके पास टोटल कितने फेस थे, 6 फेस थे। 6 में से एक तो D4 ने चुन लिया, तो इनके पास चुनने के लिए कितने ऑप्शन बचे बेटा, 5। तो मैं इनकी अगले क्या बोलूंगा, 5C1 एंड 5C1 बचे हुए दो के लिए। इज इट क्लियर टू ऑल। सेम वे बेटा क्या हो जाएगा, ये तो कब, जब दो सेम थे। अगला क्या होगा बेटा, जब मेरे पास दो सेम ना तीन सेम होंगे। तो तीन सेम होंगे तो कैसे करेंगे सत्ता, कैसे करेंगे, सेम चीज रहेगी। चुनाव में फर्क ये पड़ेगा कि यहाँ पे जो मैं 3C1 चूज कर रहा हूँ वो बेटा मेरा 3C2 हो जाएगा, क्यों, मैं दो का चुनाव कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो 5C1 इंटू 5C1 है तो एक हट जाएगा, क्यों, क्योंकि दो यहाँ चुने जा चुके हैं, मेरे पास सिर्फ एक ही बचा, ठीक है। तो 3C1 6C1 इंटू 3C2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 5C1। और आखिरी में क्या होगा, जब सारे सेम होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3C3 इंटू 1, और ये दोनों मेरे हट चुके होंगे 3C1। अपॉन में क्या होगा बेटा, अपॉन में बेटा 6 है तो 6 की पावर 4, 6 की पावर 4, क्योंकि हम जानते हैं डाइस वाला केस में आपको बताया था, अगर दो डाइस है तो 6 स्क्वायर, तीन है तो 6 क्यूब, और चार है तो 6 की पावर 4। इज इट क्लियर टू। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है अगला क्वेश्चन बेटा, हाँ, a ship has 3 engine E1 E2 E3, all engines do different work, ठीक है ना। probability that
वर्किंग ऑफ इंजन PE1 is 1/2, PE2 is 1/4 and PE3 is 1/4। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, फॉर रनिंग द शिप एटलीस्ट 2 इंजन मस्ट बी वर्किंग कंडीशन, मस्ट बी इन वर्किंग कंडीशन। देखो क्वेश्चन में समझा देता हूं कि एक शिप के अंदर 3 इंजन है, E1 E2 E3, ठीक है ना। तो E1 के प्रॉपरली वर्क करने की संभावना 1/2 है, E2 की बेटा 1/4 है, और बेटा E3 की बेटा मेरे पास 1/4 है। ठीक है, आगे बोल रहा है बेटा कि इंजन गाड़ी को चलाने के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए मेरे पास कम से कम हाँ 2 इंजन्स जो है वो वर्किंग होने चाहिए, 2 इंजन्स क्या है, वर्किंग होने चाहिए। आगे बोल रहा है बेटा लेट Px इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ शिप इज ड्राइविंग, लेट Px क्या है बेटा, Px आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ शिप इज ड्राइविंग, मतलब शिप के चलने की कंडीशन, मतलब शिप की चलने की प्रोबेबिलिटी। बेटा देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मेरा गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी। Px क्या है बेटा, ड्राइविंग, मैंने आपसे कहा था, इसका मतलब मेरा गाड़ी चलेगा, मतलब शिप मेरा चलेगा। ठीक है, तो शिप चलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले तो उसकी बात कर लेते हैं कि भैया मेरा E1 E2 चले, E3 ना चले। सेकंड, मेरा E1 ना चले, E2 E3 चले। थर्ड, मेरा E2 पहले में पहली प्रोबेबिलिटी में E1 बंद है, दूसरी प्रोबेबिलिटी में E2 बंद है, और तीसरी प्रोबेबिलिटी में E1 बंद है, और आखिरी में तीनों के तीनों चालू है। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो पहले जब मैं टोटल चलने की बात करूंगा तो क्या क्या केस हो जाएगा बेटा, पहले के लिए E1 के लिए 1/2, देखो 1/2 है, E2 के लिए 1/4, और बेटा E3 बार के लिए 1 - 1/4 होगा। क्या सभी को समझ में नहीं आएगी? E3 का बेटा मुझे चलने का 1/4 है, तो ना चलने का कितना होगा बेटा, 3/4, तो बेटा इंटू 3/4। प्लस में आगे आता हूं, ये वाला केस E1 बार के लिए 1/2, वो 1 - 1/2 दैट इज 1/2 इंटू E2 के लिए 1/4, E3 के लिए 1/4। प्लस में आता हूं, E1 के लिए 1/2, E2 बार के लिए कितना होगा बेटा, 1 - 1/4 दैट इज 3/4 इंटू 1/2, और आखिरी में क्या हो जाएगा बेटा, सब चालू, दैट इज 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/4। क्लियर? तो बेटा जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, 1/4 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1/4। बेटा ध्यान रखना मल्टीप्लाई करने मत बढ़ जाना, ट्राई करो नीचे के साइड टर्म कॉमन लेने का। देखो सब में सब चीज नीचे की साइड टर्म कॉमन आ रही है, तो क्या करो, नीचे के साइड टर्म को कॉमन ले लो। फिर ऊपर आपको इधर बचेगा 3, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 3, और इधर बचेगा 1। 3 + 3 6, और ऊपर क्या बचेगा, तो 1 + 1 2 8। ठीक है, नीचे क्या आ रहा है, 2 × 8, 2 × 4 × 4, तो 8 अपॉन दिस, तो बेटा 8 कट गया, आपको 1/4 मिल गया। ठीक है, अब पहली कंडीशन क्या बोली है बेटा इसने, पहली कंडीशन पूछी है कि सभी इंजन वर्क कर रहे हूं और मेरा शिप लौट आए, और मेरा शिप लौट आए। तो बेटा अगर ध्यान से देखे तो कौन सा हो गया बेटा, आप 22 बोल सकते हो या कंडीशनल बोल सकते हो, आपकी मर्जी। तो मैंने कहा था ना टोटल अपॉन पर्टिकुलर कंडीशन, तो टोटल कितनी है बेटा मेरे पास 1/4। ठीक है, और सभी शिप की चालू रही कंडीशन कौन सी थी, ये वाली, दैट इज 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/4। क्लियर? जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, एग्जैक्टली 1/8। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है बेटा, सेकंड पार्ट बोल रहा है प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 आर वर्किंग, 2 आर वर्किंग व्हाइल शिप इज रिटर्न। तो ये क्या हो गया बेटा, देखो नीचे तो आ जाएगा शिप इज रिटर्न, तो 1/4, और सभी वर्किंग है, तो बेटा मेरे पास क्या जाएगा 1/4 इंटू 1/4, सभी के जो सब 2 इंजन वर्किंग है, 2 इंजन वर्किंग होने का मतलब बेटा ये पहले के 3 केस, पहले के 3 केस सिंप्लीफाई करोगे बेटा आपको आंसर मिल जाएगा 7/8। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है बेटा, सेकंड इंजन इज वर्किंग एंड शिप इज रिटर्न। ठीक है, ये आपको खुद करना है, आपका आंसर ये आ जाएगा। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, ये आपका सी वाला होमवर्क है, सेकंड इंजन इज वर्किंग एंड शिप इज रिटर्न। हाँ थोड़ा ध्यान देख लीजिएगा, थोड़ा लैंग्वेज में ऊपर नीचे हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, अपने आप निकालना आपको ये। ठीक है, कंडीशन आपको समझा दी मैंने, सेकंड इंजन इज वर्किंग एंड शिप इज रिटर्न, तो ये वाली आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, E and F is independent event that exactly one of them is uh, occurs is 11/25. Probability of none of them is occurring is 2/2/25. Find PE and PF। देखो बेटा एग्जामिनर आपसे क्या बोल रहा है कि भाई मुझे 2 इवेंट दे रखे हैं,
ई और एफ दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो बेटा आगे मुझसे बोल रहा है कि इन दोनों में से एग्जैक्टली एक के वर्क करने की जो अकर होने की कंडीशन प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 11/25, ठीक है। और दोनों को अकर ना होने की कंडीशन कितनी है बेटा, वो है 2/25, ठीक है। तो बेटा मुझे क्या निकालना है, मुझे पीई और पीएफ निकालना। बेटा देखो हमसे बोला गया है कि एग्जैक्टली वन मुझे 11/25 दे रखा है। एग्जैक्टली वन क्या होता है सर, एग्जैक्टली वन क्या होता है कि या फिर तो पी करे या फिर वाई करे, दोनों मुझे नहीं चाहिए, दोनों मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो बेटा देखो अगर आपको पता हो तो मेरे पास अगर मैं यूनियन बोलता हूं, क्या बोलता हूं, यूनियन बोलता हूं, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मैंने ई यूनियन एफ बोला, ठीक है, तो बेटा इसका मतलब क्या है कि ओनली ई भी हो सकता है, ओनली ई भी हो सकता है, ओनली एफ भी हो सकता है, और ई ऑफ एफ, ई और एंड दोनों भी हो सकते हैं। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? जब मैं यूनियन बोलता हूं तो बेटा दोनों कंडीशन हो सकती है कि वो वाला एलिमेंट सिर्फ ई में भी हो सकता है, सिर्फ एफ में भी हो सकता है, और दोनों में भी हो सकता है, ठीक है। अब एग्जामिनर मुझे सिर्फ ये दो केस मांग रहा है कि सिर्फ ई वाले और सिर्फ एफ वाले चाहिए, इसके कॉमन वाले मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई नहीं आई? तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा बेटा, हमको यहां से मिल जाएगा, देखो पी ऑफ ई यूनियन एफ माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 11/25। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? अब अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं तो ये कितना होता है, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ माइनस में पी ई इंटरसेक्शन एफ, ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, तो बेटा माइनस माइनस ये 2 हो जाएगा, तो बेटा ये हो गया 11/25, ठीक है ना। वैसे अगर आपको ध्यान से दिखे तो बेटा इसके लिए मैंने आपको सीधे ट्रिक जो आपको मैंने सीधे ट्रिक जो आपको मैंने फिगर्स के लिए कहा था स्क्रीनशॉट लेने के लिए, जो ग्राफ्स थे ये वाले इस तरह के, ठीक है। अगर आप उन ग्राफ्स को स्टडी करोगे तो बेटा उसमें ये आपको सीधे कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर। बट अगर हमने वो नहीं पिया तो सिंपल कैसे करेंगे, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो बेटा मेरे पास ये आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है नाइदर ऑफ देम, दैट इज पी ऑफ ई बार इंटरसेक्शन एफ बार। बेटा मुझे 2/25 दे रखा है क्योंकि नाइदर चाहिए, ठीक है। तो बेटा मैं क्या करूंगा, पहली बात तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो अलग अलग हो जाएंगे। तो पी ऑफ ई बार ये क्या हो जाएगा बेटा, पी ऑफ ई बार इंटू पी ऑफ एफ बार। अब बेटा ये कितना होता है, 1 माइनस ई एफ 1 माइनस ई बार इज इक्वल टू 9/25। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो बेटा मेरे पास ये कंडीशन आ गई। क्लियर। अब बेटा देखो दो इक्वेशन दो अननोन, आपको इसको फाइंड करना है। जैसे इसको भी आप तोड़ दोगे, आप जानते हैं क्या लिख दोगे इसको, 2 ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ। क्यों सर, इंडिपेंडेंट है फिर से, ठीक है ना। हाँ, दो अननोन दो इक्वेशन, बेटा आप इसे सिंप्लीफाई करो आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से आपका क्या निकलेगा, बेटा यहाँ से आपको निकलेगा पी ऑफ ई, जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ 7/25, और बेटा आपको मिलेगा पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ इज इक्वल टू 12/25, ठीक है। बेटा फर्दर जब आप एक दूसरे को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा e/5 और 4/5, इसका मिलेगा 4/5 और 3/5। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है U1 and U2 are to earn such that U1 containing 3 white ball and 2 red ball, U2 containing 1 white ball, ठीक है ना। जानते हो ना, एक थैला, एक बोरी होती है जो, तो एक में तो क्या है 3 व्हाइट है 2 रेड है, दूसरे में क्या है बेटा 1 व्हाइट है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ए फेयर कॉइन इज टॉस, एक फेयर कॉइन आपने टॉस किया है, इफ हेड इज अपीयर, अगर हेड मेरा आया है, इफ हेड इज अपीयर, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम U1, ठीक है ना। अगर मैंने आपने हेड कॉइन को टॉस किया, अगर आपके पास हेड आया तो आपने U1 में से एक बॉल को उठाया एंड पुट इट इनटू U2, और आपने U2 में डाल दिया, ठीक है। हाउएवर व्हेन इफ क्या बोलते हैं ये, हाँ, इफ टेल इज अपीयर देन 2 बॉल इज डॉन रेंडमली फ्रॉम U1, अगर टेल आया तो आपने 2 बॉल को उठाया और U2 में डाल दिया, ठीक है ना। U1 में से 2 बॉल को उठाया और U2 में डाल दिया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ?
नाउ वन बॉल इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम U2, और उसके बाद बेटा आपने U2 में से बॉल को निकाला, उसके बाद आपने U2 में से बॉल को निकाला। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो सिंपल सी वापस समझा रहा हूं कि आपके पास U1 में 3 वाइट है, कितने हैं बेटा? 3 वाइट हैं, 2 रेड हैं, और U2 में 1 वाइट है। तो अगर आपके पास हेड आया तो आपने फर्स्ट U1 में से एक बॉल को उठाया, U2 में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपने U2 में से एक बॉल को निकाला, उसके बाद ठीक है। टेल आया तो आपने U1 में से 2 बॉल को डाला, U2 में डाल दिया, उसके बाद आपने U2 में से एक बॉल को उठाया, उसके बाद आपने U2 में से एक बॉल को उठाया। तो आगे क्या पूछ रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल फ्रॉम U2, जो आपने U2 में से दोनों केस में जो बॉल निकाली है वो मेरी वाइट हो। क्या हो बेटा? वाइट। बेटा देखो सिंपल सी बात है, आप केसेस एनालिसिस करिए। मैंने आपसे कहा था देखो मेरे फर्स्ट बॉक्स में कितनी बॉल है? व्हाइट बॉल है, 2 रेड बॉल है, और सेकंड में बेटा एक व्हाइट बॉल है, ठीक है। तो मेरे पास केसेस क्या बनेगा कि भैया मेरे पास हेड आया, क्या आया? हेड आया। उसके बाद मतलब सबसे पहले मेरे पास हेड आया, पहला केस, ठीक है। उसके बाद आपने U1 में से व्हाइट को निकाला और U2 में से व्हाइट को निकाला, ठीक है। मतलब पहला केस हो गया हेड व्हाइट व्हाइट, और दूसरा केस हो गया बेटा हेड टेल, वो हेड रेड व्हाइट। क्या ये बात सभी को समझ में आई नहीं आई? हेड व्हाइट व्हाइट, हेड रेड व्हाइट। सर दोनों में फर्क क्या है? फर्क क्या है बेटा? फर्क ये कि अगर आपने इसमें से इसमें व्हाइट अगर आपने फर्स्ट में से व्हाइट को निकाल के सेकंड में दे दिया है तो बेटा सेकंड में से व्हाइट को निकालने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2, ठीक है। इसकी बात करूं टोटल कितने बॉल है बेटा? मेरे पास 5 बॉल है, 5 में से 3 मेरे पास क्या है बेटा? व्हाइट है। 3 मेरे पास क्या है? व्हाइट है। तो मैं क्या बोलूंगा? नीचे तो आ जाएगा 5, ऊपर आ जाएगा 3, ठीक है। और अगर आपको इसको सी के फॉर्म में लिखना है तो भी हम लिख सकते हैं 5C1 और 3C1। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अल्टीमेटली वही आने वाला है सी के फॉर्म में, ठीक है। इनटू में अब बेटा देखो जब आपने इसमें से एक बॉल निकाल के, देखो मैं एक बार समझा रहा हूं, ये मेरा हो गया U1 और ये हो गया बेटा मेरे पास U2, ठीक है। एक वाइट तो इसके पास ऑलरेडी थी। अब बेटा आपने इसमें से एक वाइट उठा के यहाँ पे और डाल दिए तो बेटा मेरे पास यहाँ पे एक वाइट और हो गई है। तो कितनी वाइट होगी बेटा इसके पास? 2। तो 2 वाइट में से एक वाइट का चुनाव, और टोटल भी कितनी है? 2। 2 वाइट में से एक का चुनाव। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? जब मैं बेटा ये वाला केस लिखूंगा तो 1/2 फिर से, बट इस बार क्या जाने वाला है बेटा? रेड 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 कितनी थी मेरे पास? 2। 2C1 अपॉन में 5C1, ठीक है। इनटू में बेटा जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो देखो इस बार बेटा मेरे पास यहाँ पे जो गई है वो रेड गई है। क्या गई है? रेड गई है। तो एक व्हाइट है, तो 1C1, क्योंकि राइट व्हाइट को ही चुनना है। टोटल कितना है बेटा मेरे पास? 2C1। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये कौन सा केस हुआ बेटा? जब मैंने हेड का चुनाव किया, जब मेरा हेड से स्टार्टिंग हुई। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब मैं देखूंगा बेटा अगर मेरी टेल से स्टार्टिंग होती तो क्या होता बेटा? अगर मेरी टेल से स्टार्टिंग होती तो मुझे पता है पहला व्हाइट होगा, पहला टेल होगा और आखिरी व्हाइट होगा, पहला टेल होगा और आखिरी व्हाइट होगा। अब बेटा चेंजेस नीचे आएंगे, यहाँ पे आएंगे कि भाई दोनों व्हाइट चुन लूं, या फिर पहला टेल एक व्हाइट एक रेड चुन लूं, आखिरी व्हाइट होने वाला ही है, या फिर टेल मेरे दोनों क्या चुन लूं? रेड चुन लूं। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? तो टेल के लिए 1/2 का मल्टीप्लाई 1/2 का मल्टीप्लाई, आगे व्हाइट के लिए 3 व्हाइट है बेटा मेरे पास। कितनी व्हाइट है? 3 व्हाइट है U1 के अंदर, तो 3 में से 2 का चुनाव 3C2 अपॉन टोटल कितनी है? 5, 5 में से 3C2 इनटू। अब बेटा इसके अंदर कितनी बॉल आ चुकी है बेटा? इसके अंदर अब टोटल 3 बॉल आ चुकी है, तीनों की तीनों व्हाइट बॉल है, ठीक है। तो 3 में से किसी एक का चुनाव और टोटल 3 में से कोई एक का चुनाव। क्लियर हुआ नहीं हुआ? प्लस में टेल के लिए 1/2, अंदर एक व्हाइट एक रेड, तो 3C1 व्हाइट के लिए और 2C1 रेड के लिए, अपॉन में 5C2, ठीक है। अब बेटा इसके पास कितनी, अब U2 में कितनी आ चुकी है बेटा? U2 में एक व्हाइट ऑलरेडी थी, एक व्हाइट इस महोदय ने और दे दी, ठीक है। तो व्हाइट कितनी आ गई? 2। 2 व्हाइट में से किसी एक का चुनाव, बट टोटल इसके पास कितनी है अभी? 3C1। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और आखिरी में कितना हो जाएगा? 1/2, दोनों रेड चाहिए और 2 ही रेड है, तो 2C2 अपॉन में 5C2, ठीक है। और इसके पास अब बेटा एक ही व्हाइट है, क्योंकि जो 2 नई बॉल आई हैं दोनों रेड है, उनको वो दे ही नहीं सकता, तो 1C1, बट टोटल क्या होगा? 3C1, ठीक है। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया?
इज इट क्लियर टू ऑल? और जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो एच और टेल का एडिशन होगा, एच और टेल का एडिशन होगा। बेटा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, पहले ही बोल दे रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, अगला देख लीजिए बेटा, इसी का सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड कार्ड क्या बोल रहा है बेटा, गिवन दैट ड्रॉन बॉल फ्रॉम U2 इज वाइट, given that drawn ball is U2 is white, probability that head is appear on the coin। तो बेटा सिंपल सी बात है, कंडीशनल वो हो गया कि भैया व्हाइट आया है तो बताओ प्रोबेबिलिटी बताओ कि हेड अपियर हुआ होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, व्हाइट का मतलब टोटल लूंगा मैं H प्लस टी, और ऊपर क्या आ जाएगा H प्लस टी, और ऊपर क्या आ जाएगा H आ जाएगा। वही मुझसे पूछ रहा है, क्लियर हुआ नहीं हुआ इसको सुधार लीजिएगा। ये H प्लस व्हाइट है ना, हाँ ये H अपॉन व्हाइट होगा, H अपॉन व्हाइट, ठीक है। ये व्हाइट और ये व्हाइट, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो व्हाइट के अंदर दोनों थे ना H प्लस टी, H प्लस टी, ठीक है। हाँ, तो और ऊपर क्या आ जाएगा मेरा H आ जाएगा, जो अभी हमने निकाला है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और बेटा इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन भी है, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है, ए फेयर डाइस इज टॉस्ड repeatedly until 6 is obtained, let x denote a fair dice is tossed repeatedly until 3 is obtained, probability that x is equal to। क्वेश्चन समझा देता हूं, आपसे बोला गया है कि आप फेयर डाइस को बार बार टॉस कर रहे हो रिपीटेडली जब तक आपके पास 6 नहीं आ जाता, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, लेट एक्स डिनोट इज ए फेयर डाइस टॉस रिपीटेडली, एक्स आपको डिनोट कर रहा है कि आपने डाइस को कितनी बार टॉस किया है, ठीक है, अंटिल 6 इज ऑब्टेन। तो बेटा आपको x इज इक्वल टू 3 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका मतलब जो आपका 6 आया है वो थर्ड अटेम्प्ट में आया है। किस अटेम्प्ट में आया बेटा, थर्ड अटेम्प्ट में 6 आया है। बेटा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे ऑलरेडी कर चुके हैं। तीसरा अटेम्प्ट पे आ रहा है, इसका मतलब पहले 2 अटेम्प्ट में फेलियर, तीसरे में सक्सेस, और हम जानते हैं 6 पे सक्सेस है, तो फेलियर का मतलब उसको पहले बचे हुए 5 में से कोई एक मिला है, तो 5/6 इंटू 5/6, और तीसरे में सक्सेस मिली है तो 1/6, क्योंकि सक्सेस क्या है मेरा 1 ही है, 6 आने पे सक्सेस है ना, तो सक्सेस कितना होगा 1/6, 6 बार आएगा, और फेलियर कितना हो जाएगा मेरे पास 5/6, ठीक है ना। तो बेटा ये मेरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चाहो तो आप इसको पीएनसी से भी कर सकते हैं। दूसरा प्रोबेबिलिटी बोल रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो मैं क्या करूंगा 1 माइनस P1 और P2 को माइनस कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा P1 P2 और P0 तीनों माइनस होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीनों हमारे माइनस होंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए बेटा हमारी प्रोबेबिलिटी चैप्टर खत्म होता है। अगली क्लास में बेटा हमारी जो भी होगी हम वेक्टर 3D को स्टार्ट करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बाय टू ऑल। बेटा एक बात ध्यान रखिए जरा, एक मिनट और रुकिए जरा, एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, मैंने अभी लिखा था बाइनोमियल, बट इसमें बेटा बाइनोमियल नहीं लगेगा। बाइनोमियल क्यों नहीं लगेगा, अगर आप इसको ध्यान से देखें, मैंने भी बोल दिया था आपसे बाइनोमियल के, क्योंकि बेटा अगर आप ध्यान से देखिए बाइनोमियल में हमारे पास 3 चीजें हुआ करती थी बेटा। हमारे पास बाइनोमियल में अगर आप देखो तो हमारे पास हुआ करता था टोटल नंबर ऑफ n अटेम्प्ट हुआ करते थे, n में से मुझे r में सक्सेस की बात की होती थी, ठीक है ना। उसके बाद में p और q की बात उसके बाद हुआ करती थी, वो तो अलग चीज है, फेलियर और सस्पेंस। मेन बात ये टोटल n अटेम्प्ट में से r में हम बात करते थे कि टोटल भैया मैंने n बार ट्राई किया, n बार में से r बार में सक्सेस कर गया, ठीक है बेटा। बट इधर आप देखें तो इधर n का सेंस ही नहीं है, और उसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि भैया आपने इतनी बार ट्राई किया आपको 3 बार सक्सेस मिली है। उसमें ये बात है कि आपने तीसरी बार में आपको सक्सेस मिली है, तीसरी बार में आपको सक्सेस मिली है। तो अगर आपको इसको एनसीआर से करना है तो आप इस तरह करोगे कि आपने इसको 3 बार ट्राई किया है और 1 बार सक्सेस मिली है, 3 बार ट्राई किया है और 1 बार सक्सेस मिली है। आप इसको इस तरह से, अगर आपको बाइनोमियल में जाना है तो अटेम्प्ट कितने हैं 3, और सक्सेस कितनी बार मिली है बेटा 1 बार। क्यों? क्योंकि बेटा सक्सेस उसको थर्ड अटेम्प्ट में मिली है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये खुद बोल रहा है कि 2 अटेम्प्ट में वो फेल हुआ है, तीसरे में सक्सेस हुआ है। टोटल रिपीटेशन 3 टाइम, सक्सेस 1 टाइम, ठीक है। तो उसमें हम जा सकते हैं, बट उसमें भी बेटा प्रोबेबिलिटी पंगा ये होगा, उससे भी आप जाओगे तो उसमें क्या बोलेगा, अगर आप बोलते हैं कि 3 बार में से 1 सक्सेस मिली है तो बेटा आप उसमें ये तीनों केस काउंट कर लोगे। कौन से? पहला अटेम्प्ट में सक्सेस, दूसरा दूसरे में सक्सेस, तीसरा तीसरे में सक्सेस। तो बेटा जब आप बाइनोमियल से आंसर निकालोगे तो आपको बाय 3 भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपके 3 केसेस आ जाएंगे, 1 2 3, बट आपको तीनों में ना करके सिर्फ एक केस चाहिए जब मुझे तीसरे अटेम्प्ट पे सक्सेस मिली है। तो अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आ गया। कभी भी अगर आपके पास फिक्स पोजीशन पे बोल दिया जाए कि भैया तीसरे पॉइंट पे ही मुझे पहली बार सक्सेस मिली है, ठीक है ना, तो बेटा ध्यान रखिएगा तब बाइनोमियल नहीं लगाओगे। और अगर आपको याद हो तो बाइनोमियल में अभी भी लगा सकता हूं, अभी भी लगा सकता हूं। तो कैसे लाऊंगा वो भी सुन लीजिए। अगर आपको याद हो तो मैंने क्वेश्चन कहा था कि हमने
डैमेज निकाल रहे हैं और गुड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा था 12th अटेम्प्ट में मुझे 12th अटेम्प्ट पे मुझे सक्सेस मतलब दो मेरे दोनों निकल जाएंगे। तो मैंने क्या किया था, 11 तक बात की थी और 12th को फिक्स कर दिया था, याद है। 12th को मैंने फिक्स कर दिया था और 11 तक मैंने बात की थी। तो अगर मुझे थर्ड अटेम्प्ट पे ही इसको निकालना है और मैं इसको बाइनोमियल से करना चाह रहा हूं, तो बेटा थर्ड चीज को मुझे फिक्स करना पड़ेगा और बाइनोमियल की बात मैं इन दोनों पे करूंगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? या फिर मुझसे बोला गया हो कि दो बार सक्सेस करता और सेकंड सक्सेस उसकी यहां पे मिलती, अगर एग्जामिनर बोलता तो मैं क्या करूंगा, पहले दो के लिए बाइनोमियल लगाऊंगा, तीसरे को फिक्स कर दूंगा। और बाइनोमियल में सक्सेस कितनी होगी, सक्सेस होगी 0, r इज इक्वल टू 0 पहले दो अटेम्प्ट में, और तीसरे को सक्सेस करके 1/6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? या फिर मैं क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा सकता था, ये बोल सकता था कि उसको दो सक्सेस चाहिए, ठीक है ना, सेकंड टाइम उसका 6 निकला है 7th अटेम्प्ट में, मान लो मैंने ये बोल दिया कि सेकंड टाइम उसका 6 निकला है 7th अटेम्प्ट में, तो बेटा मैं 7th वाले को फिक्स कर देता 1/6, और उससे पहले जो 6 है ना उन पे बाइनोमियल लगा सकता हूं, क्योंकि अगर मैंने 7 पे बाइनोमियल लगा दिया तो बेटा जरूरी नहीं मेरे दोनों, अगर मैंने 7 के अंदर बाइनोमियल लगाता हूँ, 7 से 2 की बात करता हूँ कि 7 में से 2 बार सक्सेस मिली है, तो वो इसमें सिर्फ वो वाला केस नहीं आता कि जब लास्ट में सक्सेस मिली है, इसमें वो वाला भी केस आता कि जब स्टार्टिंग में मुझे सक्सेस मिल गई। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अगर मेरी पोजीशन फिक्स करके बात कर दी गई हो तो उस पोजीशन को फिक्स कर दो, और उससे पहले बाइनोमियल हम लगा सकते हैं, उसको इंक्लूड करके बाइनोमियल नहीं लगा सकते। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये बात ध्यान रखिएगा कि बाइनोमियल में भी थोड़ा सा हम सावधानी बरतिए कि गलती ना हो जाए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए बेटा, बाय टू ऑल।